गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हमने यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड, जो रिलेटेड है पार्टनरशिप फर्म से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो पार्टनरशिप फर्म है उसका ओरिजिन, उसका उद्गम कैसे हुआ। तो जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो उसके नए सिस्टम आने का कारण क्या रहता है? पुराने सिस्टम में कमी। तो इसी प्रकार जो सोल ट्रेड है, इसकी कमियों को दूर करने के लिए किसका जन्म हुआ? साझेदारी फर्म का जन्म हुआ। तो सोल ट्रेड क्या होता है? जिस व्यवसाय के ऊपर संपूर्ण स्वामित्व और प्रबंध, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, उसको बोलते हैं सोल ट्रेड। जब अकेला व्यक्ति काम करता है तो उसको क्या किन किन कमियों का सामना करना पड़ता है? तो सबसे पहले आता है लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी। तो जो जब एक व्यक्ति काम करता है तो उसके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रहते हैं। अगर वो अपने व्यवसाय का एक्सटेंशन, विस्तार करने का सोच रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे को अपना पार्टनर बनाना ही पड़ेगा, तभी वो अपने बिजनेस का विस्तार कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया लैक ऑफ कैपिटल, जिस कारण किसका जन्म हो गया? पार्टनरशिप फर्म का। दूसरा होता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कमी। कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास पूंजी होती है लेकिन अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं होता। तो क्या करना पड़ता है? उनको किसी एक्सपीरियंस होल्डर को करना पड़ता है, अपने साथ शामिल करना पड़ता है, और फिर से क्या करनी पड़ती है? पार्टनरशिप। थर्ड आ जाता है रिस्क, जोखिम। कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास पूंजी भी काफी पर्याप्त मात्रा में होती है और एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन वो क्या करना चाहते? वो रिस्क नहीं उठाना चाहते। वो सोचते हैं कि अगर हम रिस्क उठा देंगे और अगर फ्यूचर में लॉस हो गया तो सारे का सारा किसको उठाना पड़ेगा? उनको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए वो रिस्क को कम करने के लिए क्या कर लेते हैं? किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, किसी को अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो ये कमियां हमने कुछ डिस्कस की, और जिन कमियों के कारण किसका जन्म हुआ? पार्टनरशिप फर्म का जन्म हुआ। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? टू और मोर देन टू पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या होंगे? इसमें शामिल हो जाएंगे पार्टनरशिप में, और वो क्या कर देंगे? एग्रीमेंट, और वो क्या कर देंगे? आपस में मिलकर के एग्रीमेंट, अनुबंध कर देंगे। ठीक है। तो जो एग्रीमेंट है उसमें सारी की सारी बातों का उल्लेख होगा कि कैसे कैसे वो बिजनेस को करेंगे, क्या होगा, किस टाइप का बिजनेस करेंगे, पूरे का पूरा हम आगे डिस्कस करेंगे। और एग्रीमेंट के बाद जब उनमें एग्रीमेंट हो गया तो कैरिड ऑन, फिर बिजनेस क्या हो जाएगा? चल पड़ेगा। फिर जब चल पड़ेगा तो फिर क्या निकलेंगे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? वो निकलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वो लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उससे क्या निकल जाएंगे? प्रॉफिट। और फिर प्रॉफिट को क्या करेंगे? वो डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूट कहां करेंगे? वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये आपकी जो है फर्स्ट, जो सेकंड यूनिट है पार्टनरशिप की फर्स्ट और वैसे सेकंड जो पहला पार्ट है। तो जो यूनिट सेकंड है वो आपकी रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से, और यहां से आपको कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है। अब क्या है? अब एक और यूनिट है जो यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो वहां से आपको आएगा 17 मार्क्स का। तो सेकंड, एक यूनिट सेकंड यहां लिख देता हूं मैं, प्लस यूनिट थर्ड, ये आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड है।
ये पहले सेकंड 4 से और 17 से, और टोटल कितना हो गया 21 मार्क्स को क्या करेगी, कवर करेगी। तो अगला जो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, तो इसके बारे में मैं मतलब आपको बता देता हूं कि जब क्या हो जाता है, इसमें तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, आगे वीडियो में। अब जो एग्रीमेंट है, जब क्या हो जाता है, पुराना एग्रीमेंट हो जाता है खत्म और इसकी जगह क्या बन जाता है, न्यू एग्रीमेंट, तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो कब कब हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मैं पूरा समझा दूंगा कि आपने पार्टनरशिप में क्या क्या स्टडी करना है, ठीक है। तो एक तो हो गया जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सबसे पहला हो सकता है कि जैसे ए एंड बी पार्टनर हैं, वो 3:2 में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, फ्यूचर में 1:1 में बांटने का क्या किया, डिसीजन लिया कि हमने अब 3:2 में नहीं, हमने बराबर बांटना है, इक्वली बांटना है। तो क्या होगा, उनमें पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, खत्म, अब नया एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पुराने एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसमें 3:2 था, नया बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और सेकंड केस क्या हो सकता है कि ए एंड बी जो हैं पार्टनर हैं, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, न्यू जो है सी को क्या किया, एडमिट, ठीक है। तो पहला जो एग्रीमेंट था वो किस में था, वो था ए और बी के बीच में। अब जब नया शामिल हो जाएगा, सी आ जाएगा, अब कितने पार्टनर हो जाएंगे, 3, ए बी सी, तो ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। तो उसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। अब थर्ड केस क्या हो सकता है कि जैसे ए है, बी है, सी है, 3 पार्टनर हैं। अब क्या हो जाता है, जो सी है, सी की रिटायरमेंट हो जाती है, उसको हम रिटायर कर देते हैं। तो पुराना जो एग्रीमेंट था वो किस में था, ए बी और सी में। अब जो नया एग्रीमेंट है वो किस में बनेगा, वो बनेगा ए एंड बी में। और फिर से मतलब जैसे जो है नया एग्रीमेंट बना, उसको भी क्या बोलेंगे, हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। और फोर्थ क्या हो सकता है, जैसे ए है, बी है, सी है, 3 पार्टनर हैं, और बी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो पुराना एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो अब आगे को जो कारोबार है वो कौन करेंगे, ए और सी, तो इनका नया एग्रीमेंट बनेगा, तो फिर से उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। और फिफ्थ क्या हो सकता है कि जैसे 2 फर्में हैं हमारे पास, वो एक सा ही कारोबार कर रही है, एक सा सेम बिजनेस कर रही है, तो एक का नाम है जैसे ए बी सी फर्म और दूसरी है जैसे एक्स वाई जेड, ये मैंने नाम लिख दिए। तो इनका अपना एग्रीमेंट है, इनका अपना एग्रीमेंट है, ये कंपटीशन कर रही है, तो उस कंपटीशन का फायदा किसको मिल रहा है, कस्टमर्स को। तो अब ये क्या कर रही हैं, ये एमलगमेट हो रही हैं, दोनों क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही हैं। इन्होंने इकट्ठा होने का क्या कर लिया, डिसीजन। अब नई फर्म बन जाएगी ए बी सी एक्स वाई जेड, ये बन गई। तो ये जो पुराना एग्रीमेंट ए बी सी का, ये भी खत्म हो जाएगा, जो एक्स वाई जेड है इसका भी खत्म हो जाएगा, और इसकी जगह क्या बन जाएगा, नया एग्रीमेंट। तो इसको भी क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो कितनी स्थितियां हो गई, 5 स्थितियां हो गई। तो सबसे पहले क्या हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो पार्टनर वही है, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कर दिया चेंज। तो एक फिर हम इसके बारे में सीखेंगे आगे। फिर अगला क्या हो गया, अगला हो गया एडमिशंस ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब नए पार्टनर को क्या किया जाता है, एडमिट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से मतलब आएगा, ये भी हम सीखेंगे। और इसके बाद जैसे एक आपको आ जाएगा रिटायरमेंट का, ए बी सी है, रिटायर हो गया, तो यहाँ हो गया रिटायरमेंट। और इसके बाद हो गया डेथ, और उसके बाद हो गया एमलगमेशंस ऑफ 2 मतलब जैसे फर्म जो इकट्ठी हो जाती है, एकीकरण हो जाता है उनका, ठीक है। तो ये जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम किसमें, रिकॉन्स्टिट्यूशंस में। और यहां से आपको आएगा कितने मार्क्स का, 17 मार्क्स का। और यहां से कितने का आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 4 मार्क्स का। तो आपने क्या करना है, जो सेकंड यूनिट है इनको बड़े ध्यान से देखना है, एक एक वीडियो बड़े ध्यान से सुनना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरी की पूरी आपकी सेकंड और थर्ड यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमने जैसे सीखा। अब हम देखते हैं आगे, थ्योरी पढ़ लेते हैं आज थोड़ी और इसकी। अब हम डिस्कस करेंगे जो पार्टनरशिप है, फर्म है, उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग के बारे में।
तो साझेदारी क्या है, आपको बताया मैंने यहाँ, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या है, एक अनुबंध है। जो अनुबंध वो क्यों कर रहे हैं, व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए। और वो व्यवसाय कौन, या तो सब चला रहे हैं या सबकी सहमति से कोई एक मिलकर के चला रहा है। जो पार्टनरशिप एक्ट है वो आपका 1932 है, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसकी जो सेक्शन 4 है उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन दी है, अब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो क्या बोल रहा है कि साझेदारी क्या है, व्यक्तियों के बीच में क्या एक अनुबंध है। जो अनुबंध उन्होंने किस में किया है, व्यापार के लाभों को बांटने के लिए। और वो व्यापार क्या है, या तो सब चला रहे हैं या सबकी सहमति से क्या है, कोई एक चला रहा है। तो ये हो गई हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशंस, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी फीचर्स, विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो जब आपको मीनिंग सही ढंग से अंडरस्टैंड हो जाएगा किसी भी टॉपिक का, तो आप क्या कर सकते हैं, फीचर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि जो मीनिंग है उसी में फीचर्स क्या होती है, जुड़ी हुई रहती हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट लाइन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो फर्स्ट फीचर जो आपकी आ गई पर्सन्स, तो व्यक्ति। तो क्या हो गया, फर्स्ट बना सकते हैं आप, टू और मोर देन टू पर्सन्स। तो साझेदारी के लिए कितने हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति का क्या होना है, जरूरी, ठीक है। क्योंकि अकेले व्यक्ति को हम किसी का पार्टनर नहीं कह सकते। तो अब मतलब जैसे जो है ये बात कही हुई है पार्टनरशिप एक्ट में, मिनिमम 2 होने चाहिए। अब मैक्सिमम कितने होने चाहिए, ये बात पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता है। तो इसके बारे में बात बताता है कंपनी एक्ट। तो आजकल जो कंपनी एक्ट है लेटेस्ट, वो है 2013। तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो पार्टनर हैं, अगर जनरल बिजनेस करना है तो उसमें हो सकते हैं 50, और अगर बैंकिंग बिजनेस करना है तो उसमें कितने हो सकते हैं, 10। ये बताती है 2000 जो कंपनी एक्ट है 13, उसके सेक्शन 469, उसमें जैसे जो है क्या किया गया इसके बारे में बताया गया है। और जो पुराना हमारा कंपनी एक्ट था इससे पहले 2013 से पहले 1956, उसके अकॉर्डिंग अगर जो बैंकिंग जैसे जो बिजनेस है उसमें 10, और जनरल बिजनेस में पहले कितने थे, 20 मेंबर्स, इतने हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो फीचर है वो हमारी हो गई पर्सन्स, 2 और मोर देन पर्सन्स। और सेकंड हो जाता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट होता है अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट का होना भी क्या है, जरूरी। तो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। और बेस्ट कौन सा रहेगा, रिटर्न, क्योंकि इन फ्यूचर कल को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है टू शेयर द प्रॉफिट। अब इसके बाद थर्ड फीचर्स आ गई कि प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट का होना भी क्या है, जरूरी। क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। अगर पार्टनरशिप कर दी और उसमें प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। तो प्रॉफिट का होना भी क्या है, जरूरी। अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो वो कौन सा बन गया, वो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो कितनी फीचर्स होगी, 3। फर्स्ट होगी 2 और मोर देन 2 पर्सन, सेकंड होगी एग्रीमेंट, थर्ड हो गया प्रॉफिट। अब फोर्थ आ जाता है बिजनेस। जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं वो भी लीगल होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कानून के द्वारा उसको क्या होनी चाहिए, मान्यता मिलनी चाहिए। तो एक बिजनेस भी आपका लीगल होना चाहिए, ठीक है। और फिफ्थ हो जाती है आपकी कैरिड ऑन, उसका संचालन। तो संचालन जो है आपको यहां लिखा है, या तो सब कर सकते हैं मिल करके, या सब की सहमति से कोई एक भी कर सकता है। तो ये 5 फीचर जो है आपकी सी डेफिनेशन से हो गई। इसके बाद जो है लिमिटेड, अनलिमिटेड क्या होती है, लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड मतलब असीमित क्या होता है, दायित्व। तो असीमित दायित्व होता है कि अगर इन केस लॉस हो जाए तो उस लॉस को पूरा करने के लिए साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों को भी क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो एक फीचर ये है कि इनमें जो लायबिलिटीज है पार्टनरशिप में पार्टनर्स की क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन माइनर जो पार्टनर है उसकी क्या होती है, लिमिटेड। और इसके बाद आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो इसमें नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता कि फर्म और साझेदार को हम अलग अलग नहीं कर सकते। कि जैसे ये ए है, बी है, सी है, 3 पार्टनर हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं पार्टनर। जब ये मिल गए तो इनको क्या बोलते हैं हम, फर्म, ठीक है। तो इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब ये एक ही है। अगर फर्म को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इनका लॉस है। अगर इनको नुकसान हो रहा है तो किसका है, फर्म का है। तो इसमें नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। तो हमने ये कर ली इसकी डिस्कस, फीचर्स कर ली डिस्कस। अब इसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड।
तो पार्टनरशिप डीड होती है, आपको बताया कि एग्रीमेंट से करते हैं हम स्टार्ट। तो एग्रीमेंट होता है टू टाइप्स का, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। तो जो रिटन एग्रीमेंट है उसी को ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जो आपने लिखित में क्या कर दी, बातें कर दी, ठीक है, व्यवसाय को चलाने से संबंधित, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो अगर आपको आएगा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो जो साझेदारों के बीच में जो लिखित अनुबंध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसके बाद आता है कंटेंट्स। कंटेंट्स आते हैं, जैसे मेन कंटेंट्स। तो मुख्य जो बातें कौन कौन सी है पार्टनरशिप डीड की, जो मतलब जरूर आनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें, जब आप डीड रिटन एग्रीमेंट करेंगे तो ऐसी ऐसी बातें जिनके पीछे झगड़े होने की संभावना हो सकती है, तो उनका क्या कर दिया जाना चाहिए, उल्लेख। तो आपको कहीं 4-5 बातें क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं कि कोई 4 बातें बताओ जो पार्टनरशिप डीड में क्या होनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेन कंटेंट्स, मतलब जैसे क्या करते हैं उनको बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें नेम ऑफ फर्म एंड एड्रेस, फर्म का नाम और पता, ठीक है, कि फर्म का नाम क्या है, क्या आपने रखा हुआ है, और उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, वो काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करते हैं और आप ऐसे कारोबार चलाते हैं, तो कल को अगर वही नाम कोई दूसरा रख लेता है और रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो आपको अपना नाम क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो सबसे पहले ज्यादा झगड़ा फर्म के नाम के पीछे होता है, एड्रेस के पीछे होता है, तो उसको जरूर आप लिखो ही लिखो। इसके बाद साझेदारों के नाम और पते, तो नेम ऑफ पार्टनर्स एंड एड्रेस, तो साझेदार कौन कौन है और उनके एड्रेस क्या है, ठीक है, तो उनका भी मतलब आपको बिल्कुल सही जानकारी लिखनी चाहिए। इसके बाद कैपिटल, कि कितनी उन्होंने पूंजी लगाई हुई है पार्टनर्स ने, उनका भी उल्लेख होना चाहिए। जब आप नहीं लिखेंगे तो कल को आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर देना है तो कितने % दिए जाना है, उसके बारे में भी उल्लेख होना चाहिए। फिर अगर किसी पार्टनर्स को आहरण अपने पर्सनल यूज के लिए जरूरत पड़ती है तो कितना वो ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में उल्लेख होना चाहिए। और जब उन्होंने ड्रॉ किया तो कितना इंटरेस्ट फिर उनसे लिए जाएगा, ठीक है, उसके बारे में भी उल्लेख होना चाहिए। और सबसे मेन बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि लाभ और हानि जो है किस अनुपात में बांटा जाएगा, उसके बारे में भी क्या होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद कहां पर उनके जो है बैंक के अकाउंट होंगे, कब वो अपने अकाउंट को क्या करेंगे, ऑडिट करवाएंगे, ठीक है। अगर कोई उनमें डिस्प्यूट होगा तो उसका जो है निपटारा कैसे कैसे किया जाएगा। फिर जैसे जो है जो अवधि है, जो टाइम है पार्टनरशिप का, वो कितना मतलब जैसे रहेगा। और जब नया पार्टनर है तो उसको प्रवेश से संबंधित क्या क्या नियम रहेंगे। तो ये कुछ बातें हैं मेन कंटेंट्स जो आपको क्या करना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, जिसका उल्लेख करना चाहिए। इसके बाद हम लिखते हैं रूल एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं की, रिटन एग्रीमेंट नहीं किया, तो कौन कौन से नियम लागू हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से नियम लागू हो सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे है तो वो इक्वली बांटा जाएगा, तो लाभ और हानि क्या बांटा जाएगा, बराबर इक्वल बांटा जाएगा। और सेकंड है, पूंजी के ऊपर किसी को भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये बातें तभी लागू होंगी जब पार्टनरशिप डीड में इनका उल्लेख नहीं है, ठीक है। अगर नहीं लिखी हुई है तब अगर झगड़ा हो गया तो क्या क्या डिसीजन होंगे, तो क्या बताया, नंबर 1 लाभ और हानि को बराबर बराबर बांटा जाएगा। दूसरा, पूंजी के ऊपर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और तीसरा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, आहरण पर ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद अगर कोई पार्टनर ज्यादा काम करता है तो उसको कोई एक्स्ट्रा सैलरी, वेतन जो है, जो कमीशन वगैरह, वो पेड नहीं की जाएगी। और जितने भी फर्म की पुस्तकें हैं उनको सबको देखने का क्या होगा, अधिकार। अब आ जाती है बात लोन की, पार्टनर्स लोन। तो इसके बारे में बता देता हूं कि जैसे ए है, बी है, 2 पार्टनर हैं, 50,000 रुपीज लगाया ए ने और 50 ही किसने लगाया, बी ने। और फर्म के पास कितना पैसा आ गया, फर्म के पास आ गया 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब फर्म को जरूरत पड़ गई, और जरूरत पड़ गई तो ए ने क्या किया, ए ने दे दिया 20,000 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब इसको जब शुरू में जो लगाया, इसको बोलते हैं हम कैपिटल। जो 50,000 की ए की कैपिटल लगी 50,000, बी की लगी 50,000। अब मतलब ए ने एक्स्ट्रा दिया 20,000, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लोन,
क्या बोलेंगे, लोन। तो लोन दिया है, तो अगर लोन दिया है तो उस केस में 6% के हिसाब से वार्षिक दर से ए को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितने परसेंट, 6। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर नहीं मिलेगा, लेकिन लोन के ऊपर तो पार्टनर्स लोन आपको बता दिया, कैपिटल से एक्स्ट्रा जो भी दिया जाता है पैसा उसको हम बोलते हैं लोन। तो कितना परसेंट ब्याज दिया जाएगा, 6%। तो ये प्रोविजंस थे किसके, जैसे जो है आपके इंटरेस्ट ऑन लोन्स के। तो ये हमने डिस्कस कर लिए रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया पार्टनरशिप का मीनिंग, इसकी फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, इसके मेन कंटेंट्स एंड रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।